आज हम अकाउंट के एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो अकाउंट की दुनिया में या कह सकते हैं अकाउंट में एक विशेष योगदान रखता है, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चलता है नॉन प्रॉफिट, यानी इसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। ऐसे अकाउंट की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट ना हो। यहाँ पर सीधे तौर पे यदि हम कहें, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी संस्था की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग में दो प्रकार से बांट दिया गया है। पहला जो है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पे जो आता है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें यदि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो समझ में आता है कि प्रॉफिट मेकिंग जितनी भी कंपनी, संस्था या जितने भी बिजनेस हैं जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है या प्रॉफिट कमाना होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जर्नल अकाउंटिंग तो पढ़े ही होंगे। जर्नल अकाउंटिंग क्या, उसमें सारी चीज़ें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करनी होती हैं, बनानी होती हैं, उसकी अकाउंटिंग करनी होती है, अकाउंटिंग तैयार करनी होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आप सबसे पहले कोई भी लेन देन करते हो यानी ट्रांजेक्शन करते हो। ट्रांजेक्शन के बाद क्या करते हैं, हम उसकी जर्नल एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। जर्नल एंट्री के बाद फिर उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, सब्सिडी बुक तैयार करते हैं, लेजर तैयार करते हैं। ये तो बात समझ में आती है कि हम एक प्रॉफिट को निकालने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट को पता करने के लिए कर रहे हैं। बट लेकिन हम ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या हमको ये पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, इससे हमको क्या प्रॉफिट होगा। मैं इसके लिए आपको बता दूं कि हाँ, आपको अकाउंटिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। जहाँ पर भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, रुपये का लेन देन होता है, वहाँ पर आपको अकाउंटिंग तो करना ही करना पड़ेगा। बस ये है, कहीं ज़्यादा करना होता है, कहीं कम करना होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आता क्या क्या है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो संस्थान जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, समाज सेवा करना है, या कोई किसी भी प्रकार की जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए संस्थान है, वे सब आ जाते हैं। दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि इसमें पैसे का क्या काम है। पैसे उसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। बगैर पैसे के हम उसको नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे, जैसे ICS इंस्टीट्यूट हो गया, ICMA इंस्टीट्यूट हो गया, ICMAI इंस्टीट्यूट हो गया आपका, ICSAI इंस्टीट्यूट हो गया आपका, ICSAI इंस्टीट्यूट हो गया, और आपका ICWA इंस्टीट्यूट हो गया। इसके साथ किसी प्रकार का जो हॉस्पिटल होता है, या कह सकते हो स्कूल, मंदिर। यहाँ पर यदि हम मंदिर की ही बात कर लें तो मंदिर में जैसे बात कर लें हम साईं शिरडी बाबा या बालाजी महाराज की, तो वहाँ पर क्या होता है, करोड़ों में दान आता है, करोड़ों में पैसा आता है, और वहाँ की जो चीज़ें रिपेयरिंग करवाने वाली होती हैं उनको रिपेयरिंग करवाया जाता है। बहुत सारी दिक्कतें वहाँ, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों को या इन सब चीज़ों के रख रखाव की हमको पैसे की आवश्यकता होती है, और उसका हमको कहीं ना कहीं लेन देन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग जो है वो कंप्यूटर नहीं है कि सारा ट्रांजैक्शन खुद ही अपने दिमाग से रिकॉर्ड कर सके। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमको अकाउंटिंग तैयार करनी पड़ती है। लेकिन अब दिमाग पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रॉफिट नहीं तो उतनी सारी अकाउंटिंग क्यों करें। इसको मेंटेन करने के लिए कुछ लिमिटेड अकाउंट बना लें, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लिमिटेड अकाउंट यहाँ पर हम मेंटेन भी करते हैं। अब लिख दे रहे हैं
लिमिटेड रिकॉर्ड आर मेंटेन, है ना, लिमिटेड रिकॉर्ड आर मेंटेन। अब लिमिटेड रिकॉर्ड जो हम बात करते हैं कि लिमिटेड रिकॉर्ड तो हर व्यक्ति ही चाहता है कि कम से कम हमको सबसे कम अकाउंट मेंटेन करने पड़े, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दिमाग में क्वेश्चन, लिमिटेड रिकॉर्ड में क्या क्या या कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि लिमिटेड रिकॉर्ड में यहाँ पर 3 अकाउंट आपको बनाने होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है वो होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड पे जो आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड जो हर जगह पर मेंटेन किया जाता है वो चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको हम कहते हैं आर्थिक चिट्ठा, जो किसी भी चीज़ की स्थिति विवरण का दर्शाता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। ये 3 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं पूरे के पूरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर बात करें यदि हम पहले अकाउंट की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो मैं बता दूं आपको कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, जिसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते थे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते थे कि उसमें हम एक कैश अकाउंट मेंटेन करते थे। कौन सा, कैश अकाउंट। तो सेम दैट जस्ट लाइक एज ए कैश अकाउंट, यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक कैश अकाउंट जैसा होता है। कैश में हम कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते थे। तो सेम वैसे ही रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में या उस ट्रस्ट या उस संस्था में या मंदिर में या उस इंस्टीट्यूट में जितना कैश आया है और कितना कैश बाहर गया है, इन दोनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक फॉर्मेट मैंने बना दिया है आपके सामने, और वो है फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, यानी कैश का आना और कैश का जाना एज ए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए कैश अकाउंट, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सेम वैसे ही। तो इसके बाईं साइड में हम क्या करते हैं, रिसीट नोट करते हैं। इसके बाईं साइड में जो नोट करते हैं वो हम रिसीट नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिसीप्ट्स, ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है और ये फिर पेमेंट का कॉलम होता है। दाहिने साइड में पेमेंट कॉलम होता है और ये फिर अमाउंट, इसको हम क्रेडिट कॉलम भी कहते हैं और ये डेबिट का कॉलम होता है। तो यहाँ समझ में आ ही गया होगा कि रिसीट और पेमेंट 2 साइडें होती हैं इसकी। अब हम लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वैसे हम सारे खर्चों को एक एक ना करके दिखाकर हम उनको सभी खर्चों को या सभी रिसीट को 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं कि रिवेन्यू रिसीट, क्या, रिवेन्यू नेचर की, या कह सकते हैं रिवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। सेकेंड पॉइंट आपका कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट। इसमें अंतर हम अभी थोड़ी देर अगले टॉपिक में विस्तार पूर्वक समझेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो हम कह सकते हैं कम मद, ये छोटी छोटी मद, छोटे छोटे आइटम, और कैपिटल रिसीट लॉन्ग आइटम्स जो इसमें रखे जाते हैं। रेवेन्यू में छोटे या बार बार होने वाले, और कैपिटल में बड़े या एक बार होने वाले। जैसे कि बात करें यदि हम रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट में आपका जैसे कोई कमीशन मिला है, यदि आपको, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं
आपको यदि किसी प्रकार का कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है और बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं, वो धीरे धीरे आप आगे जानेंगे। उसके बाद हम बात करें यदि कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट में बड़ी मदों में जैसे आपका बैंक लोन हो गया, है ना, बैंक लोन हो गया, डिवेंचर हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट में रखते हैं। यहीं पर आपका रेवेन्यू पेमेंट में आपकी सैलरी हो गई, जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट और आपका किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट, छोटा पेमेंट, ये बार बार होने वाले हैं, ये भी बार बार होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल पेमेंट की। कैपिटल पेमेंट बड़ी पूंजी हम खर्च करते हैं, या हमको बिल्डिंग लेनी होती है, भवन बनाना होता है, और बिल्डिंग हम बार बार तो खरीदते नहीं। यदि मंदिर के लिए हमको मूर्ति लाना है तो मंदिर में मूर्ति ला करके हम रख देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार उस मूर्ति को ला के पर डे रखते हैं या हर महीने ला के रखते हैं। वो एक बार मूर्ति को हम क्या करते हैं, प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं, बार बार नहीं लाते हैं। तो एक तो हो गया बिल्डिंग बनाने के लिए, या कह सकते हो कि वहाँ की देख रेख करने की फर्नीचर की आवश्यकता होती है, और फर्नीचर के साथ साथ आप कह सकते हो कि कोई हमको यदि मशीन लगानी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एक प्रकार से ये बार बार हमको नहीं लानी पड़ती हैं, और इसीलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी मदों को मैंने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरी कैपिटल रिसीट। पेमेंट साइड में भी रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मदों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कर दें, कितना है लगभग, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए रेवेन्यू रिसीट जो है आपकी, वो है 8 लाख रुपीज़, यानी 8 लाख रुपए, और जो कैपिटल रिसीट है वो है 5 लाख रुपए। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। रेवेन्यू पेमेंट की यदि बात करें हम, तो रेवेन्यू पेमेंट में हम रख दें 2,40,000, और कैपिटल पेमेंट में 3,60,000। अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मैटर। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस निकाल ले रहे हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए जिस साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम दोनों साइडों में रख देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 8, 5, 13, और ये हो गया 3, 2, 5, 1, 6 लाख। तो 13 लाख ज़्यादा हो रहा है, तो 13 लाख को हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में रख दे रहे हैं, यानी 13 लाख यहाँ पर भी और 13 लाख यहाँ पर भी। अब हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इस साइड की अमाउंट ज़्यादा कम है। तो बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी अमाउंट कम होती है उतने से घटा देते हैं। तो कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6, 13 से 6 निकालोगे तो 7 लाख, यानी 7 लाख रुपए का हमारा जो बैलेंस आया है। बैलेंस यानी कि कैश हमारे पास बचा हुआ है। क्या है, एक प्रकार से कैश है। ये हमारे पास एक कैश 7 लाख रुपए का हमारे पास कैश आया है। अब हम देख ले रहे हैं इसी के साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने 2 फॉर्मेट बना दिए हैं, एक फॉर्मेट ये और एक फॉर्मेट वो। हम 3 अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो तीनों अकाउंट हम आपको एक ही पेज पे बना दिए हैं, छोटा छोटा करके। ये आपका एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपकी बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप देख ही चुके हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो हम देख ले रहे हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको मैंने 2 पार्टों में तोड़ दिया था। हम देख ले रहे हैं, जैसे आपका है रेवेन्यू रिसीट, इधर आप देख लीजिए इस कॉलम में। इस कॉलम में जो आपका एक्सपेंस होगा, इस कॉलम में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर, और ये अमाउंट का कॉलम होगा, है ना। इस साइड में आपकी इनकम होगी, इसको हम क्रेडिट कॉलम बोलते हैं, और ये अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है। यदि हम इसकी तुलना यदि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से करें, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपका बनता था पीएल अकाउंट, तो सेम ऐसे ही कह सकते हैं
सेम दैट जस्ट लाइक एज ए पीएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम पीएल अकाउंट जैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। यदि हम बात करें जो आप बनाए हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हर मद को, चारों मदों को हम दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं। बड़े ही अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, और अच्छे से समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे इस बात को। आपका जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट रखते थे, क्या रेवेन्यू रिसीट, यानी मेरी एक प्रकार की आय होती थी रेवेन्यू रिसीट, मैंने बताया था। तो रेवेन्यू रिसीट को हम क्या करते हैं, इनकम साइड में ले आते हैं। रेवेन्यू रिसीट को हम इनकम साइड में यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाय रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। और जो आपका रेवेन्यू पेमेंट छोटा जो खर्चा होता, तो वहाँ पर भी हम क्या करते थे, जो छोटे छोटे खर्चे होते थे उनको हम क्या करते थे, पीएल अकाउंट में रखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो बड़े खर्चे होते थे, ये बड़ी मद वाले होते थे, उनको हम कहाँ रखते थे, बैलेंस शीट में। तो सेम वैसे ही यहाँ पर रेवेन्यू जो पेमेंट होगा आपका, रेवेन्यू पेमेंट जो आप देख पा रहे हैं, रेवेन्यू पेमेंट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस साइड में लिख देते हैं, टू रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू, चलिए पेमेंट ही लिख दे रहे हैं, रेवेन्यू पेमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास दो मद बची हुई है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल जो होती है, फंड एक प्रकार का होता है, वो हमारे बैलेंस शीट का होता है। तो हम देख ले रहे हैं दोनों में से क्या क्या जाएगा। इसमें जो हमारा ये कॉलम होता है आगे वाला, इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, LIBALITIES, लायबिलिटीज। ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है और ये एसेट्स कॉलम होता है। लायबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, है ना, क्या दायित्व, और ये आपका जो संपत्तियां होती हैं एसेट्स, उसका कॉलम होता है। तो जैसे बैंक लोन है आपका, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कैपिटल सीड में बैंक लोन हमारा दायित्व है, बिल्कुल। बैंक लोन को हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में ला के रखते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब बचा आपके पास ये वाला कॉलम, कैपिटल पेमेंट, यानी कैपिटल के लिए जो मैंने पूंजी इन्वेस्ट की है वो हमारी एसेट साइड में आ जाए, क्योंकि बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, मशीन भी हमारी एसेट्स है, और बार बार ना होने वाले खर्चे भी हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। यदि हम इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये मद निकाल लें, या कह सकते हैं कि अमाउंट इसमें भी रख दें, तो देख लेते हैं अपना बैलेंस कितना आता है। हम बात करें रेवेन्यू पेमेंट की, रेवेन्यू पेमेंट कितना है, आप देख पा रहे हैं 2,40,000। यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं 2,40,000 रेवेन्यू पेमेंट। और रेवेन्यू रिसीट कितनी है, 8 लाख। कैपिटल रिसीट 5 लाख। और कैपिटल पेमेंट कितना है, 3,60,000, 3,60,000। अब हम अच्छे से इसकी बैलेंसिंग कर ले रहे हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका 7,000 रुपये कैश बचा हुआ है, क्या ये आपका एक प्रकार से क्या है, ये आपकी एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा कहाँ पर होती है, एसेट साइड में। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं कैश, कितना है, 7 लाख रुपए। रिसीट साइड में इसमें हम इसका भी बैलेंसिंग कर ले रहे हैं। इन दोनों साइडों में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, मान लो 8 लाख रुपए। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइडों में लिख दे रहे हैं 8 लाख।
और इसके बाद ये कितना कम है, कितना बैलेंस आ रहा है, 8 लाख से 2,40,000 निकालोगे तो निकल जाएगा आपका 5,60,000। 5,60,000 रुपये हमारे पास बैलेंस आ रहा है। इसको हम वहाँ पर क्या कहते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लेकिन यहाँ पर इसको हम नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते, एक प्रकार से हमारी आधिक की है। हाँ, आधिक की जरूर है ये मेरी, इसको हम यहाँ पे सरप्लस लिख दे रहे हैं, प्लस सरप्लस क्या है, सरप्लस है। और ये जो सरप्लस आधिक की वाली अमाउंट है मेरी, ये कहाँ जाएगी, कैपिटल में। वहाँ पर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट बाहर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक प्रकार से कैपिटल फंड। ये क्या है मेरा, ये है आपका एक प्रकार से कैपिटल फंड है क्या, सरप्लस कितना है, 5,60,000। हम बैलेंस कर लें दोनों साइडों का, ये आ रहा है आपका 7 3 10, 10,60,000। एसेट साइड का आ रहा है 10,60,000 और लायबिलिटी साइड का 5 5 10 और 60, इसका भी 10,60,000। दोनों साइडों का बैलेंस बराबर हो गया। मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस बांटा है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है। इसको मैंने एक दूसरे पेज पे नोट किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक बार विधिवत हम आपको पूरा ये स्टेटमेंट दोबारा से भी क्रिएट करवाएंगे, बनाएंगे या फिर बताएं। जैसा ये है, आप इसमें देख पा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग। हमेशा हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसे ईयर के लास्ट में ही बनाते हैं, और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम अपना स्टेटमेंट 31 मार्च को क्लोज करते हैं या बनाते हैं। सेम वैसे ही मैंने फॉर्मेट दोनों वैसे ही है। उसमें आपने क्या किया था, रिवेन्यू पेमेंट 2,40,000 कहाँ से आया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और रिवेन्यू रिसीट दोनों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको हम बता दें, आपसे मैंने कहा था वहाँ पर कि रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट या रिवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, इनमें अंतर डिफाइन करना है। तो अंतर डिफाइन करने के लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है, एक चार्ट के अनुसार बना दिया है, आप ये देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, 2 प्रकार से आइटम्स को डिवाइड कर दिया है, एक तो कैपिटल नेचर का, दूसरा रिवेन्यू नेचर का, दूसरा कैपिटल नेचर का। ये जो आपका रिवेन्यू नेचर है, रिवेन्यू नेचर को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। रिवेन्यू आपका एक तो रिसीट होता था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, दूसरा पेमेंट होता था। या तो रिसीट होगा या फिर पेमेंट होगा, या कैश आएगा या जाएगा। और जब कैश आता था तो हम कहाँ नोट करते थे, पीछे एक बार देख लीजिए। जब हमारे पास कैश आता था तो उसको हम क्या करते थे, इनकम साइड में, कहाँ पर, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्योंकि कैश आ रहा है, एक प्रकार की इनकम है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाए हैं पीछे, तो उसमें मैंने क्या किया है कि इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिसीट, जितनी भी रिसीट होती थी उसको नोट करते थे। पेमेंट जो होता था वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में नोट करते थे। ये बात आप अच्छी समझते हो, पहले भी देख चुके हो। दूसरी बात, जो कैपिटल नेचर का हमारा होता है, कैपिटल नेचर को मैंने क्या किया था, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। एक तो रिसीट जो होती थी हमारी, जो हमारी कैपिटल रिसीट होती थी, उसको मैंने क्या किया था, लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल पेमेंट को एसेट साइड में। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। रिवेन्यू नेचर की बात करें तो रिवेन्यू कहते हैं कि रिकरिंग नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर की जो मद होती है, आइटम होते हैं या अमाउंट होते हैं, वो रिकरिंग नेचर का होता है। और जो कैपिटल नेचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि बार बार होने वाले, क्या, बार बार होने वाले। और नॉन रिकरिंग नेचर यानी बार बार ना होने वाले। रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाले, और
नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार ना होने वाले, यानी रेवेन्यू नेचर में ऐसी चीज़ें आती हैं जो बार बार होती हैं, और कैपिटल नेचर में बार बार ना हो करके एक या दो बार होती हैं, तो हमारी कैपिटल नेचर की कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट डिफरेंस में इसके। हम ये कहते हैं कि ये स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू नेचर का है, बिग अमाउंट है तो कैपिटल नेचर का है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा हम डिफाइन कैसे करेंगे कौन सी स्मॉल है और कौन सी बिग है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन में सारी मदें 1000 में है और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 100 में है, तो उसको हम स्मॉल नेचर का मानेंगे और रेवेन्यू नेचर में लिखेंगे। और यदि हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसकी सारी मदें 1000 में है और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लाख में है, लाख में है, तो उसको हम क्या करेंगे, बिग अमाउंट मानेंगे और उसको कैपिटल नेचर का मान करके ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही बात अच्छे से। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है रेवेन्यू जो होता है आपका जर्नल पर्पस, यानी यदि आपका कोई जर्नल पर्पस है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, उसकी अमाउंट है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। जर्नल पर्पस, यदि कोई आपका स्पेसिफिक पर्पस है, विशेष उद्देश्य है, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का मानते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर, जो आपका है वो करंट ईयर प्रॉफिट है, यानी जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमें तुरंत लाभ दे रहा है, इसी साल लाभ दे रहा है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। और यदि भविष्य का है तो उसको हम क्या करते हैं, यदि हमारा जो इन्वेस्ट है वो भविष्य का है तो उसको हम कैपिटल नेचर का मान करके ट्रीट करते हैं। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, समझ में तो आई नहीं होगी। दिक्कत ये है कि यदि स्मॉल अमाउंट है, क्या स्मॉल अमाउंट है, ये जो आप देख पा रहे हो ये स्मॉल अमाउंट आपकी, और स्पेसिफिक पर्पस यानी विशेष उद्देश्य के लिए हो, तो हम क्या करेंगे, ये कह सकते हैं कि अमाउंट तो बहुत बड़ी है पर उसका जो पर्पस है वो जर्नल है, तब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये वाला पर्सन और ये ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यही बात नहीं समझ में आती कि स्मॉल क्या होता है, बिग क्या होता है। मैं बताऊँ आपको, इंटर में जब टीचर से मैंने पूछा कि सर स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्होंने कहा गधे तुझे ये नहीं समझ में आता है, स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा। पर मेरी समझ में नहीं आया, जब भी हम क्वेश्चन लगाने बैठे तो हमारी यही नहीं समझ में आया किसको स्मॉल में डालें और किसको बिग में डालें। और बड़े हुए जब कह सकते हैं बीकॉम कर रहे थे तो सर से पूछा, खूब तेज़ी से डांटा, कहा तुझे ये नहीं समझ में आता है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा, बड़ी अमाउंट है ना, बड़ी जो बिग अमाउंट होगी वो कैपिटल नेचर की और स्मॉल अमाउंट रेवेन्यू नेचर की। चलिए समझ में आ गई। मान लीजिए दोनों अमाउंट बराबर हैं, दोनों अमाउंट बराबर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन की और सारी अमाउंट, ये दोनों अमाउंट बराबर हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा या तो रेवेन्यू नेचर का मान लें या तो कैपिटल नेचर का मान लें, वरना लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा रेवेन्यू नेचर का मान के करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के नोट में हम नीचे लिख देंगे कि हमने क्या किया है, स्मॉल अमाउंट मान करके क्वेश्चन को ट्रीट किया है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन या क्वेश्चन को क्रिएट किया है, क्वेश्चन को बनाया है या आंसर दिया है उसका। या फिर कैपिटल नेचर का यदि मान रहे हो तो कैपिटल नेचर में, ज़्यादातर क्या करते हैं हम रेवेन्यू नेचर का ही लिखते हैं यदि दोनों अमाउंट बराबर होती हैं। पर ये डिफरेंस होता है दोनों में, तो मैंने बताया ना, यदि 1000 वाली अमाउंट है पूरे क्वेश्चन में और जिस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं वो 100 में है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। और यदि जिस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं वो लाख में है और सारी अमाउंट 1000 में है,
तो उसको हम बिग अमाउंट मानते हैं और कैपिटल नेचर का मान के चलते हैं। पर हमारे सामने एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि स्मॉल अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, पर विशेष उद्देश्य के लिए, तब उसको हम क्या करेंगे? या कह सकते हैं अमाउंट तो बहुत बड़ी है लेकिन उसका पर्पस कुछ नहीं है, जनरल पर्पस है। ऐसे में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? इसके लिए संतोष सर एक कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि मैं इन दोनों टॉपिक्स में इतना परेशान हो गया कि एक बार सर ने क्लास में समझाया, मैंने कहा हाँ सर समझ में आ गया। और हर व्यक्ति क्या करता है कि जो भी अकाउंट पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अकाउंट हमसे न भाग पाए, अकाउंट का मैं ज्ञाता हो जाऊं। हमेशा व्यक्ति के अंदर यही सोच होती है कि अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन हो हम तुरंत लगा दें, अकाउंट का मैं ज्ञाता बन जाऊं। तो मैं भी चाहता था कि अकाउंट का मैं ज्ञाता बन जाऊं। और करीब 10 बजा रहा होगा, मैंने सर से पूछा कि सर ये स्मॉल अमाउंट है, 10 बजा हो रहा होगा। मैंने फ़ोन किया सर को, सर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। मैंने कहा बेटा घर आ जाओ। घर गया जब, उनसे मैंने पूछा सर स्मॉल अमाउंट है और रेवेन्यू विशेष उद्देश्य के लिए, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कहते तुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा रेवेन्यू नेचर, स्मॉल अमाउंट, रेवेन्यू नेचर, बिग अमाउंट, कैपिटल नेचर, जनरल पर्पस, रेवेन्यू नेचर, और कैपिटल में हम क्या करते हैं? विशेष उद्देश्य के लिए, कैपिटल नेचर। अरे वाह, हमने कहा समझ में आ गई सर, एक थप्पड़ ने समझा दिया, चलिए। पर वहाँ पर भी ये बात समझ में नहीं आई। हमने सोचा बड़े होंगे फिर दूसरे सर से पूछेंगे। जब सर से पूछे तो वही बात बार बार निकल के आ रही थी। तो हम इस टॉपिक से इतना परेशान हो गए, इस टॉपिक से हम इतना परेशान हो गए और परेशान होकर के आत्महत्या करने पर उतर आए कि यदि हम आत्महत्या कर लेंगे यदि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आएगा। चढ़ गए पहाड़ों की ऊंचाई पर आत्महत्या करने के लिए, तो करने ही जा रहे थे। और कहते हैं कि जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसे भगवान ऊपर नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पर उसी समय एक भगवान ने मुझे दर्शन दिए। उस भगवान का नाम भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने दर्शन दिए, कहने लगे अरे ये तू क्या करने जा रहा है? मैंने कहा सर मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी उलझन में मैं फंस गया हूँ जिसका मुझे सलूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कूद के तू क्या करेगा, मर जाएगा। चलिए तुझे मैं सलूशन बताता हूँ। मैं तो बहुत खुश हो गया कि अरे अब तो मुझे NPO बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाएगी। उन्होंने कहा जा आज तू मेरे मंदिर जा और आज तुझे सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आत्महत्या मत कर। मैं खुशी खुशी चला आए, सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंच गया। और मैं बताऊं आपको, उस दिन भगवान का जन्मदिन था, जन्माष्टमी थी भगवान की। अब आपको क्या थी? भगवान की जन्माष्टमी थी। जैसे मंदिर ये बना होता है, आपने देखा होगा मंदिर तो देखा ही होगा। ये एक बड़ा सा मंदिर बना था, वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था ऐसे, जहाँ से लोग जाते थे इस गेट से। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक झूला पड़ा हुआ था और इसमें भगवान राधा और कृष्ण बैठे हुए थे। और एक रस्सी से इसमें 2 डोरी लगी हुई थी, रस्सी इसको पकड़ करके एक व्यक्ति यहाँ बैठा था और एक व्यक्ति यहाँ बैठा था और इसको झुला रहा था, आगे पीछे कर करके इसको क्या कर रहा था, झुला रहा था। अब मैं इस गेट से पिला और जा कर के यहाँ दर्शन किए। तो इस जो झुला रहे थे इस पुजारी ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम जा कर के किसी किनारे बैठ जाओ, जो कि आज अधिक भीड़ होगी और इस मंदिर के आसपास नहीं बैठ सकते हो झूले के। तो मैं आया और इस कोने पर यहाँ बैठ गया। देख रहे हैं ना, इस कोने पर हम देख क्या रहे हैं कि आदमी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और ये एक समय आया कि पूरा भर गया, पूरा का पूरा भर गया। हम देख क्या रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं जो बड़े धनवान, पूरा पूरा बैग लेके आ रहे हैं और बैग ले करके इनको दे रहे हैं जो यहाँ पर झूला झुला रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के लिए
घंटा लगा देना सोने का, चांदी का छत्र बनवा देना, ये जो मंदिर की पूरी मरम्मत करवा देना, और ये पूरा का पूरा बैक देके जा रहे हैं। तो उनका नाम पुकारा जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है, इतना पैसा दिया है मंदिर को। तो मेरी समझ में धीरे धीरे बात तो आ रही थी, आत्महत्या न करने की वजह, बात तो धीरे धीरे समझ में आ रही थी। और जैसे ही बड़े की बड़े आदमी गायब हुए तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना दान करूं, मेरा भी नाम पुकारा जाए, मेरा भी नाम पुकारा जाए कि इन्होंने इतना दान दिया है, का नाम ये है, सभी लोग मेरा नाम जाने। पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 10 रुपये निकालने के बाद जैसे ही मंदिर के गेट पे यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से वो माइक और ये दोनों लोग गायब। यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ था और डिब्बे में सब लोग पैसे डाल रहे थे, कोई नाम ही नहीं पुकार रहा था। तो अब मैंने क्या किया, उस 10 रुपये को अपने पॉकेट में रख लिया और पॉकेट से 2 रुपये निकाला, क्योंकि उसमें देखा कोई 500 डाल रहा, कोई 1000 डाल रहा है। पर जब मैंने देखा कि मेरा नाम ही नहीं पुकारा जाएगा तो मैंने 2 रुपये निकाला, उसमें डाल दिया और चला। मेरी एक बात तो समझ में आ गई, आत्महत्या करने की वजह, मुझे मेरा सल्यूशन मिल गया। सल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देख पा रहे थे यहाँ से कि यदि स्मॉल अमाउंट और विशेष उद्देश्य के लिए, वहाँ पर जैसे किसी ने 10,000 रुपये दी और कहा कि इसमें मंदिर भगवान बना देना, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यानी विशेष उद्देश्य स्मॉल अमाउंट हो ही नहीं सकता। विशेष उद्देश्य के लिए एक छोटी धनराशि, कैसे घर बनवाना है, मैं किसी को 5 रुपये दूँ, कहूँ जा कर के एक मंदिर बनवा दो, क्या मंदिर बन जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। पर हाँ, बिग अमाउंट चैनल पर्पज़ के लिए हो सकती है। एक बात मेरी समझ में आई कि दान पत्र होता है, दान पत्र जो होता है, तो दान पत्र में बहुत सारी अमाउंट हो जाती है, तो उसको हम कैपिटल नेचर का कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, कैपिटल नेचर का। और यदि स्मॉल अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तब भी उसको हम कैपिटल नेचर कहेंगे। बात तो समझ में आ गई मेरी। आगे 1-2 पॉइंट है, वो बात तो अच्छे से समझ में आ गई। पर यहाँ पर कुछ ऐसी मदें होती हैं एनपीओ में, मैं बताऊँ आपको, एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है कि यदि समझ नहीं पाए और आपका कोई भी दुश्मन है वो भी अकाउंट पढ़ता है, आप भी अकाउंट पढ़ते हो, और उसको परेशान करना हो, बैठा हो उसके कान में जाकर के बोल दो एनपीओ, भाग जाएगा, इतनी दूर भाग जाएगा कि पता भी नहीं मिलेगा और आप आराम करो। लेकिन ये समझ में आ गया तो एनपीओ में इसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यवसायिक संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय करना नहीं, या किसी प्रकार का। मंदिर का उद्देश्य क्या होता है, मंदिर लोग इसलिए खोलते हैं कि हम व्यवसाय करें, पैसा कमाएं, नहीं। आपके जो स्कूल होते हैं, स्कूल का उद्देश्य होता है व्यवसाय करना, नहीं। इनको बनाए रखने के लिए हमें बहुत से खर्च करने पड़ते हैं। जिन लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आस्थाओं को बनाए रखने के लिए हमें बहुत से खर्च करने पड़ते हैं। और जब भी कोई अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं जिन्हें हमें जान लेना पहले से आवश्यक होता है। तो टिपिकल आइटम क्या क्या है एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, देख ले रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो होता है डोनेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, ये टिपिकल आइटम का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसको कहाँ पर लिखेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे आपका पहला डोनेशन,
यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूरा सबसे पहले से, ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे लिखने में। डोनेशन, जो आपका डोनेशन है, देख पा रहे हैं अच्छे से? डोनेशन, डोनेशन मीन्स क्या होता है? दान। दान आपका दो प्रकार का होगा, मंदिर में आपने देखा होगा। दान जो होगा वह तो या तो आपका स्पेसिफिक होगा, विशेष उद्देश्य के लिए होगा, या फिर जर्नल उद्देश्य के लिए होगा, जर्नल पर्पस के लिए होगा। अच्छा, जो विशेष उद्देश्य के लिए दान होगा, जो विशेष उद्देश्य के लिए दान होगा वो स्मॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि विशेष उद्देश्य की पूर्ति हम स्मॉल से कर ही नहीं सकते, स्मॉल अमाउंट से। समझ में आ रही बात? और जब विशेष होगा तो क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगी हमारी। क्या होगी? मैंने क्या बताया था? वो कहाँ चली जाएगी? कैपिटल नेचर की होगी। और जब कैपिटल नेचर की होगी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी, है ना? लायबिलिटी साइड एज बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ दिखाई जाएगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यदि हम बात करें डोनेशन का, यदि कोई पर्पस नहीं, जर्नल पर्पस है, डोनेशन का यदि जर्नल पर्पस है, और मैंने बताया था अमाउंट बिग है, बड़ी अमाउंट है, और उसका पर्पस कोई नहीं, जर्नल पर्पस है। 1 करोड़ रुपये आप दान दिए और कुछ बताया नहीं भगवान के नाम पे। भाई कोई दान देता तो कभी कभी ये होता, कुछ बताता नहीं कि ये कर लो जाके। मैंने 1 करोड़ रुपया दे दिया पुजारी को, अब वो कुछ भी करे। मैंने उससे ये नहीं कहा कि जाकर के मंदिर बनवा लो। बिग अमाउंट है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट में। समझ में आ रही बात? और ये जर्नल पर्पस है और स्मॉल अमाउंट है। जर्नल पर्पस है और मैंने 2 रुपये डाला उसमें, मैंने उसमें 2 रुपये डाला, तो 2 रुपये में कोई मंदिर तो बन नहीं पाएगा। मैंने कहा भी नहीं कि इससे मंदिर बनवा लेना। तो जर्नल पर्पस, स्मॉल अमाउंट, ये रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट। और ये इनकम साइड में, कहाँ पर? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी। समझ में आ रही बात? दूसरे पॉइंट की जब हम बात करें, दूसरा पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं चंदा। क्या बोलते हैं? चंदा। दान और चंदे में अंतर समझ में आ रहा होगा। जो दान होता है, दान देते समय किसी को दान देते हैं तो ये नहीं कहते कि ले जाकर आपको ये करना ही करना है। लेकिन चंदा, इसका कोई आपको प्रमाण नहीं मिलता, कोई रसीद नहीं मिलती है। यदि हम चंदा देते हैं, यदि हम कोई चंदा देते हैं तो उसको, उसकी रसीद भी हमको मिलती है, उसका प्रमाण भी मिलता है, और हम कहते हैं कि जाकर के ये करवा लो, या हमें पता होता है कि हम किसके लिए दे रहे हैं। पर दान में हमें नहीं पता होता है कि किसके लिए दे रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए दे रहे हैं। पर सब्सक्रिप्शन जो चंदा होता है, चंदा हमें बिल्कुल पता होता है। तो चंदे की हम बात करें तो चंदे को भी मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि चंदा का पर्पस हमें पहले से पता होता है। तो चंदा की जो अमाउंट होती है या तो बिग होगी या तो स्मॉल होगी। चंदा की जो अमाउंट होगी या बिग होगी या फिर स्मॉल अमाउंट होगी। यदि चंदे की अमाउंट बिग है, बड़ी है, और वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और आपको रसीद मिली है उसकी, तो हम उसको कैपिटल रिसीट मान के ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट कैपिटल रिसीट मान के करेंगे, क्योंकि अमाउंट भी बिग है और पर्पस भी स्पेशल है, स्पेसिफिक पर्पस है। और ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एंड कह सकते हैं लायबिलिटीज एट बैलेंस शीट। पर यदि हम बात करें, स्मॉल अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की और जर्नल पर्पस है। कैसा पर्पस है? कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहलाएगी, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा, लिखा जाएगा। इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, उम्मीद है। अगला पॉइंट है लेगेसी। एक प्रकार से कह सकते हो कि मिली हुई संपत्ति। जैसे एक पुजारी मंदिर होता है, वो मर गया,
तो पूरी की पूरी संपत्ति उसके शिष्य के नाम आ जाती है, उसको हम लेगेसी बोलते हैं। और ये जो अमाउंट होती है बार बार ना होने वाली होती है, रिकरिंग नेचर की नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। भाई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि आज मरा कल मरा परसों मरा बार बार मरता रहेगा, नहीं, व्यक्ति मरता जरूर है कह सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम लेगेसी हमेशा हम बिग मानते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं हमारे पास जो भी लेगेसी आती है। अगला पॉइंट है इंडोमेंट फंड। जब हम कोई हमें फंड मिलता है, जब हमें कोई फंड मिलता है और उसकी अमाउंट बिग अमाउंट होती है, अमाउंट क्या होती है, बिग अमाउंट, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार ना होने वाली होती है, तब उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट मान करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, अगले में यदि हम बात करें, अगला पॉइंट एंट्री फीस। एंट्री फीस तो आप लोग जानती हो अच्छे से, सिनेमा हॉलों में जाते हो एंट्री फीस देते हो, है ना। जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट है उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, शुल्क। जैसे आपने एक कमेटी बनाई, एक यूनिटी बनाई, तो आप क्या कहते हो कि उस यूनिटी को आप एक सदस्यता शुल्क लेते हो कि जो भी सदस्य व्यक्ति बनेगा उसे हम 500 रुपये लेंगे, ताकि इस यूनिटी को बनाए रखा जा सके, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। जब तो हमारे पास फंड होता है तो हमें हर चीज़ को करने में थोड़ी सुविधा होती है, आसानी होती है। जो एंट्री फीस होती है, एंट्री फीस का भी पेमेंट या ट्रीटमेंट इसमें हम करते हैं, विशेष योगदान होता है एंट्री फीस का। तो इसमें समझ लीजिए ये एंट्री फीस बिग है, एंट्री फीस बिग है, आपकी बड़ी अमाउंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का मानते हैं, कैपिटल शीट मानते हैं और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और यदि स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, यहाँ पर यदि बिग है तो उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर की। और यदि स्मॉल है तो इसको हम रिवेन्यू नेचर की मानेंगे। और इसको हम उसी के अनुसार ट्रीट करेंगे। बिग है तो कैपिटल नेचर की और स्मॉल है तो रिवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रिवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ पर, इनकम साइड में नोट करेंगे। अगला पॉइंट है आपका सेल ऑफ स्क्रैप, यानी अवशेष। कभी कभी हमारे पास भंगार बच जाता है ना, कूड़ा नहीं कह सकते हैं, जो पुरानी वस्तुएं हो जाती हैं, बची रहती हैं, जंग लगता रहता है और लास्ट में उनको हम कम पैसों में बेच देते हैं। तो बहुत ज़्यादा कि जितने की मान लीजिए वो हमेशा लॉस दे के जाती हैं। हमारी जो एक प्रकार से कह सकते हो जो एसेट्स होती है वो हमेशा लॉस दे के जाती है ना। जैसे फर्नीचर एक बार खरीद लिए तो हमको लॉस दे के जाएगा। यदि एक कुर्सी ले लिए हम या कोई फर्नीचर ले लिए, तो फर्नीचर को यदि हम यूज करें और उसके बाद उसकी एक टांग टूट जाए, कुर्सी की एक टांग टूट जाए, तो उसको हम बेचेंगे तो क्या उतने की बिक जाएगी, नहीं बिकेगी, तो उसको हम भंगार में बेच देते हैं। उससे जो पैसा आता है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटी अमाउंट होती है तो उसको हम रिवेन्यू रिसीट मानते हैं। क्या मानते हैं, रिवेन्यू रिसीट मान करके ट्रीट करते हैं और उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में समझो तो बहुत जल्दी समझ में आती है। तो चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल बताते हैं। ये आपका है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। यहाँ लिख देंगे हम फॉर द एंडिंग 31 मार्च। ये आपका जो है ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड, ये अमाउंट का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन में क्या होता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के देता है और हमें क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मान लीजिए हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन, है मान लीजिए 4 लाख रुपए, और डोनेशन यानी दान चंदा कितना है 4 लाख, और हमारे पास क्या है डोनेशन। डोनेशन मान लेते हैं 3 लाख, लेकिन दान दिया उसका उसने पर्पस बता दिया है, क्या है ये मैच फंड है, क्या है मैच फंड है, ठीक है। उसके बाद में कोई पर्पस नहीं बताता है, सिर्फ कहता है डोनेशन। कितना रख दें, मान लीजिए 1,20,000, कितना 1,20,000। लेगेसी मान लीजिए, लेगेसी है आपकी मान लीजिए 2 लाख रुपए, और फिर बात करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप यानी बचा हुआ माल या जिसको मैंने बेचा है, टू सेल ऑफ स्क्रैप। कितना सेल ऑफ स्क्रैप मान लीजिए आप 2 लाख, कितना 20,000, सेल ऑफ स्क्रैप 20,000। बैंक लोन मान लीजिए, बैंक लोन भी है, बैंक लोन है 5 लाख, पेमेंट साइड में आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या दिया है, रेंट दिया है, कितना 40,000। सैलरी दी है बाई सैलरी, कितनी 30,000। वेजेस बाई वेजेस, कितनी 45,000। मशीन खरीदा है, कितनी मशीन है मान लीजिए 2 लाख रुपए की। वेल्डिंग खरीदा है आपने बाई वेल्डिंग मान लीजिए 3 लाख की, और अब इसको जोड़ लीजिए, ये आपका हो गया मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर कर ले रहे हैं, अब इसका हम बैलेंस कर ले रहे हैं। मान लीजिए 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, 15,40,000। इस साइड का कितना आ रहा है टोटल, 15,40,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 15,40,000। इस साइड का भी टोटल आ रहा है 15,40,000। इस साइड को टोटल नहीं आ रहा है, दोनों साइडों को मैंने क्या किया है, ध्यान रखना, बराबर किया है। कितना बैलेंस कम है, इसका हो रहा है आपका, इसका टोटल बैलेंस आपका हो रहा है, इसका हो रहा है 6,15,000, 6,15,000। 3, 2, 5 और 6,15,000। अब 15,40,000 से 6,15,000 निकाल देंगे जब हम, तो हमारे पास इसमें कैश बच जाएगा, है ना। ये हम कह सकते हैं बाई हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस सी बाई डी, वो कितना बचेगा, 6,15,000 निकाल दोगे 15,40,000 से तो आपका बचेगा 9,20,000। कितनी बात, ये मेरा एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्वेश्चन बन गया एक अच्छा सा। इसमें एक साइड में मैंने क्या किया है रिसीट, और दूसरे साइड में पेमेंट। मैंने क्या बताया था, एज ए कैश अकाउंट, एक साइड में रिसीट और एक साइड में पेमेंट, कैश अकाउंट मेरा बन गया। अब इसी अकाउंट से हम क्या करेंगे, इस अकाउंट से हम क्या बनाएंगे, इस अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 2 फॉर्मेट बना दिए हैं। इससे इस रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट से मुझे 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग, इसके नीचे आप लिख देंगे। और ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट। मैं दोनों इसी पेज पे इसलिए बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ये आपका जो कॉलम होगा ये एक्सपेंडिचर का होगा और ये इनकम का कॉलम है। ये आपकी लायबिलिटी साइड है। क्या? लायबिलिटी, LIABILITIS, और ये एसेट साइड, ASSETS, एसेट साइड। अमाउंट, दोनों कॉलम अमाउंट के हैं। अब हम किस मद को, कौन सी कैपिटल नेचर की है, कैपिटल नेचर वाली कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, और रिवेन्यू नेचर वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम देख लेते हैं कौन सी कैपिटल नेचर की है और कौन सी रिवेन्यू नेचर की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन। और मैंने क्या बताया था, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, बड़ा है, बिग अमाउंट है ना, 5 लाख, या कह सकते हैं कि 5 लाख की अमाउंट है, और 5 लाख की अमाउंट है, कितने की है, 4 लाख की। सब्सक्रिप्शन मेरा कितना है, 4 लाख। 4 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट है? अभी तुरंत आपकी पॉकेट में देखा जाए तो 4 लाख रुपये पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। तो इसलिए ये बड़ी अमाउंट है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ये कैपिटल नेचर की अमाउंट होगी, बिग अमाउंट है, और इसे हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। तो इसको हम उठा के लाएंगे कहाँ, कैपिटल नेचर की मान करके यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन कितना है, 4 लाख। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा दिया गया है डोनेशन। क्या? डोनेशन दिया गया है ना, अच्छे से देख पा रहे हो? नहीं, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है इसका कोई विशेष पर्पज़ नहीं है, कोई विशेष पर्पज़ है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन दिया गया है। और वहाँ पे क्या दिखाया है कि जब विशेष पर्पज़ नहीं होगा तो इनकम रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। किस नेचर की मानी जाएगी, रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी, और इनकम साइड में इसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बाई, क्योंकि ये क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बाई सब्सक्रिप्शन, और कितना है, 4 लाख रुपये, बाई सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपये। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका डोनेशन और मैच फंड। डोनेशन, मैच फंड, लेकिन डोनेशन दे रहा है और उद्देश्य भी बता रहा है, और जिसमें उद्देश्य जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल नेचर की। तो ये हमारी जो है बैलेंस शीट में जाएगी, लायबिलिटी साइड में, और इसको हम लिखेंगे डोनेशन मैच फंड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डोनेशन, देख पा रहे हैं अच्छे से, डोनेशन फॉर मैच फंड। कितना है डोनेशन फॉर मैच फंड, 3 लाख। 3 लाख रुपए डोनेशन फॉर मैच फंड के लिए दिया गया है। उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ डोनेशन है और उसका कोई पर्पज़ ही नहीं, तो इसका पर्पज़ नहीं है वो रेवेन्यू नेचर का, तो इसको हम यहाँ ट्रीट करेंगे बाई डोनेशन। कितना है, 1,20,000। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगला पॉइंट क्या है, लेगेसी। क्या लेगेसी, और लेगेसी मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या होती है, कैपिटल नेचर की। लेगेसी क्या होती है, कैपिटल नेचर की। तो लेगेसी कैपिटल नेचर में हम ट्रीट करेंगे इसको, लेगेसी को कैपिटल नेचर में ट्रीट कर देंगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं लेगेसी। कितनी है लेगेसी, 2 लाख। 2 लाख की लेगेसी। अब कौन सी अमाउंट बची मेरे पास, लेगेसी हो गई। सेल ऑफ स्क्रैप, और सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाता है, सेल ऑफ स्क्रैप। ध्यान से, मैंने क्या बताया था, सेल ऑफ स्क्रैप आपका कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि छोटी अमाउंट होती है